हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चंस जो कि बेसिक यूनिट से हैं या फर्स्ट यूनिट से हैं एनवायरनमेंट की। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो इज इट डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड आर्कटिक टुंड्रा? As we know that the tropical rainforest fits the best to this question because in terms of nutrient cycling this one has the high amount of richness. Take so option B is the correct one. Next question is the principle of competitive exclusion was first proposed by Darwin, Gauss, Odom and Wallace. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है क्या। एक्चुअल में ये क्या है कि अगर हमारे पास एक किसी इकोसिस्टम में दो स्पीसीज कॉम्पीट कर रही हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, तो इट विल इम्पैक्ट समथिंग, मीन्स दे कैन नॉट स्टेबली को एग्जिस्ट। ठीक है, वो एक साथ प्रॉपरली को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, या तो एक क्या करेगी, ये तो एक एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक, और या तो थोड़ा सा उन दोनों की नीश में डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो इट वॉज प्रपोज्ड बाय J.F. गॉस इन 1930. So the correct answer will be option number B, गॉस। ठीक, थर्ड क्वेश्चन इज द रेडफील्ड रेशियो is primarily used to describe elemental composition in terrestrial soil, deep ocean sediments, marine phytoplankton and volcanoes. एक्चुअल में दिस रेडफील्ड रेशियो इज़ नथिंग बट द एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, किसमें, विच इज़ फाउंड इन मरीन phytoplankton and throughout the deep ocean waters. So the correct answer will be option number C, that is marine phytoplankton. Take fourth question is the Shannon-Weiner index is used to measure soil texture, species diversity, carbon content and productivity. As we have already discussed this kind of a question in our previous set, so you may have understand that this index is used to measure the species diversity. थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. This is a mathematical measure of species biodiversity in a community that accounts for both species richness और species के evenness में जो contribute करती हैं. इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा जो हमारा Shannon-Weiner इंडेक्स है, ठीक, ये यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी को मेज़र करने के लिए. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ एनर्जी अकर्स एट, किस लेवल पे मैक्सिमम बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी अकर्स होती है. ठीक, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल. वो क्यों, क्योंकि देखो जो पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस है, लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी एग्जिबिट्स मैक्सिमम बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है, दे शोज पर मैक्सिमम बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. ठीक, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट अबाउट thermodynamics laws and ecosystems is true? Energy is recycled, energy flows in one direction, energy increases through tropical levels and all energy is conserved. The correct answer is energy flow is one direction. क्यों, क्योंकि जो हमने एनर्जी का फ्लो देखा है बेसिकली वो क्या है हमारे पास, फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू डिकम्पोजर एंड देन इट इज़ लॉस्ट एज अ हीट एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, जो कि हमने पढ़ा था कौन सा 10% लॉ में हमने देखा था. ठीक, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, दिस वन वे जो फ्लो अलाइन है ना, ये थर्मोडाइनमिक्स के साथ भी अलाइन होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड सीजनल लाइफ साइकिल इवेंट्स, बायो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉयल न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स. पहले थोड़ा सा देख लेते हैं है क्या. देखो, फेनोलॉजी ऑब्जर्व्स व्हेन प्लांट कब ब्लूम हो रहा है, बर्ड्स कब माइग्रेट कर रही हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स कब हैच कर रहे हैं, ट्रीज़ कब लीव्स को शेड करती हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीजनल लाइव इवेंट्स है ना, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं जब, तो दैट इज टर्म्ड एज फेनोलॉजी. इट मीन्स द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. मीन्स ये स्टडी क्या स्टडी कर रही है कि व्हेन फ्लावर कब ब्लूम होंगे, कोई ट्री है वो शेड कब करेगा, ठीक है, यानी सीजन ऑफ द लाइफ. ठीक, तो आंसर नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक, ऑप्शन नंबर 8 इज द जोन ऑफ टॉलरेंस concept explains soil rich contents, distribution of species based on the abiotic factors, and energy balance in autotrophs and niche overlap. तो एक्चुअल में जब हमने लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था ये जोन ऑफ टॉलरेंस. ठीक है, इसमें हमारा सीधे सीधे हम क्या चेक करते हैं कि देखो ये कहता है कि एक मिनिमम लेवल, एक लेवल ऑफ टॉलरेंस होता है किसी भी स्पीसीज़ को सर्वाइव करने के लिए. उससे कम या उससे ज़्यादा होने पे वो स्पीसीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी. कैसे हो सकता है, जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट को अगर आपने वाटर ही नहीं दिया तो तब भी वो प्लांट डाई कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी प्लांट को ओवर वाटरिंग कर दी तो तब भी हमारा वो प्लांट क्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है. तो इसका मतलब क्या हो गया, द करेक्ट आंसर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज बेस्ड ऑन एबायोटिक फैक्टर. उस एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे टेम्परेचर, पीएच, लाइट, सैलिनिटी सारी आती है. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज critical nutrients limitation in aquatic system is often due to phosphorus, potassium, iron and sulfur. अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, उसमें देखो हमारा फॉस्फोरस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एमिनो एसिड्स और एटीपी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है. तो इसलिए फॉस्फोरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इन aquatic ecosystem, particularly freshwater system में phosphorus is often the primary limiting nutrients, and when phosphorus is short supply it limits the growth of algae and aquatic plants, even the other nutrients. ये वही क्वेश्चन हो गया लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का. फॉस्फोरस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एटीपी के लिए रिस्पॉन्स एसेंशियल है, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए एसेंशियल है. ठीक, हाँ, वहीं जहाँ हमारा एक्सेस फॉस्फोरस एक्सेस हो जाता है इट लीड्स टू यूट्रिफिकेशन, यानी कि जहाँ एल्गी ब्लूम होने लगती है, उस एल्गी ब्लूम की वजह से ऑक्सीजन की डिप्लीशन होती है और उसकी वजह से कोई एरिया डेड जोन में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फोरस इज द बेस्ट एलिमेंट. लास्ट वन इज विच प्रोसेस डज नॉट लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस डायरेक्टली. हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, बायोलॉजिकल इन्वेजन और पॉलिनेशन एंड ओवर एक्सप्लॉटेशन. ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आप ऐसे ही कर लोगे बिना इवन पढ़े हुए भी. इवन कोई नॉन इन्वायरमेंट का या कोई बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ रहा है, उसका मेन सब्जेक्ट नहीं भी है, तब भी वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि डायरेक्टली कौन सी ऐसी चीज़ है जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, डायरेक्टली. ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे उसमें करके देंगे, ठीक है, कमेंट में. थैंक यू.